हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए। दोस्तों, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय मतलब बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि दोस्तों घास दिखाई देती है। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं, मतलब थोड़ी सी रेडिश एंड येलो कलर की होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि कुछ पौधे बिना फूल के ही होते हैं। ठीक है, आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इन भागों में रंग भरिए। दोस्तों, ये चित्र 7.1 है। इस चित्र में हमें पौधे के पार्ट्स को नामांकित करना है। दोस्तों, ये जो आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं पौधे का, दोस्तों ये जड़ होती है, और ये जड़ ये मिट्टी के अंदर धसी हुई होती है। ठीक है, और ये जो सीधा खड़ा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं ये तना होता है, और इस तने से जो डंडियाँ निकल रही हैं दोनों तरफ, चारों तरफ, तो इनको हम बोलते हैं शाखाएं। और इन शाखाओं पर जो ये लगी हुई है ये पत्तियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, ऊपर फल होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, यहाँ पर टीचर जो है अपने बच्चों को एक वन में ले जा सकती है। वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने छू करके और देख करके अपने पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 7.1 शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम पौधों को, पेड़ पौधों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना सीख जाएंगे दोस्तों, शाक में, झाड़ी में और वृक्ष में। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। दोस्तों, हम अभी कैटेगराइज कर देते हैं, इसके बारे में डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जो आपसे कम लंबे हैं दोस्तों, आपसे कम लंबे हैं तो उनको हम बोलेंगे शाक, मतलब जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम बोलेंगे शाक। जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जो पौधे लगभग आपके बराबर होंगे उनको बोलेंगे हम झाड़ी। ठीक है, और जो पौधे आपसे बहुत अधिक लंबे होंगे, बहुत अधिक लंबे होंगे, उनको हम बोलेंगे वृक्ष। तो दोस्तों ये तो हो गया लंबाई के अकॉर्डिंग। जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं शाक, जो पौधे लगभग बराबर होते हैं आपके उनको बोलते हैं झाड़ी, और जो बहुत अधिक लंबे होते हैं उनको हम बोलते हैं वृक्ष। अब तने के आधार पर देखते हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा ये जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर वो इजीली मुड़ जाता है तो वो तना होगा दोस्तों शाक का। ठीक है, ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। दोस्तों, ये हमें एक टेबल दी हुई है। यहाँ पर हमें पौधे का नाम लिखना है, कॉलम 1 में उसके पौधे की ऊंचाई लिखनी है, कॉलम 2 में तने की डिटेल लिखनी है कि तना हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, कैसा है। ठीक है, कॉलम 3 में उस पौधे की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से निकलती हैं या तने के ऊपरी पार्ट से निकलती हैं। कॉलम 4 में हम पौधे की कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि वो पौधा शाक है, वृक्ष है या फिर झाड़ी है। दोस्तों, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम डिटेल देख लेते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास, तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। दोस्तों, कुछ पौधों में जो शाखाएं निकलती हैं वो भूमि के पास, तने के आधार से निकलती हैं। ठीक है, और कुछ पौधों में तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ठीक है, तो जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं, और वृक्ष में जो शाखाएं निकलती हैं वो कुछ ऊंचाई पर निकलती हैं, तने की कुछ ऊंचाई पर निकलती हैं। ठीक है, अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। दोस्तों, सुझाव देखते हैं। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। दोस्तों, कोमल तने वाले खरपतवार जो होते हैं वो कोमल तने वाले होते हैं। ठीक है, उनका जो तना होता है कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? दोस्तों, खरपतवार क्या होता है?
खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। दोस्तों जब किसान फसलों को उगाते हैं तो उन फसलों में जो पौधे अपने आप ही उगाते हैं उनको हम खरपतवार बोलते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? जी हाँ बिल्कुल, किसान क्या करते हैं, उन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब 3 कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये शाख का चित्र है, ये झाड़ी का, और यहाँ पर ये वृक्ष का चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं शाख की। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। दोस्तों इनका जो तना होता है हरा होता है और कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली मुड़ जाता है। ये सामान्यतः छोटे छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। इनमें शाखाएं जो होती हैं बहुत कम होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं झाड़ी के बारे में, जान लेते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं जो हैं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि झाड़ियों में जो शाखाएं होती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं। ठीक है, तने के नीचे से निकलती हैं, मतलब कुछ ऊंचाई से, बहुत थोड़ी कम ऊंचाई से। ठीक है, तना कठोर होता है। इनका तना कैसा होता है? इनका तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब वृक्ष के बारे में बात करते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। इनकी ऊंचाई कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है। तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनका तना कैसा होता है? अत्यधिक कठोर होता है, सुदृढ़ होता है, और इनका रंग होता है इस तने का गहरा भूरा। ठीक है, और इनमें जो शाखाएं होती हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि झाड़ी में जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं, थोड़ा बहुत ऊंचाई से निकल सकती हैं। ठीक है, लेकिन वृक्ष में जो शाखाएं होती हैं वो तने के ऊपरी पार्ट से निकलती हैं, ऊपर से निकलती हैं बिल्कुल, तो इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? जी हाँ, अब टेबल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पौधे का नाम यहाँ पर सबसे पहले टमाटर दिया हुआ है, तो टमाटर क्या होता है? एक शाक होता है, शाक का पौधा होता है, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, आपसे बहुत छोटे छोटे होंगे। जो शाक की ऊंचाई होती है बहुत छोटी होती है, और इनका जो तना होता है हरा होता है और कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और जो शाखाएं निकलती हैं, जब इसमें शाखाएं इतनी होती नहीं है, ठीक है, बहुत कम शाखाएं होती है, तो ना तो तने के आधार से हम कह सकते हैं, ना ही तने के ऊपर से कह सकते हैं, तो शाखाएं बहुत कम निकलती हैं इसमें। कॉलम 4 है पौधे का संवर्ग, पौधे की कैटेगरी। तो दोस्तों टमाटर का जो पौधा होता है वो शाक होता है। ठीक है, बात करते हैं आम का। तो आम का पेड़ होता है जिसको हम वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, आम का वृक्ष होता है, और इसकी लंबाई कैसी होती है? आपसे बहुत लंबी होती है। वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? बहुत लंबी होती है। और वृक्ष का जो तना होता है वो मोटा भी होता है और कठोर भी होता है। ठीक है, और इसकी जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के ऊपरी पार्ट से निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी कैटेगरी वृक्ष है। बात करते हैं नींबू की। तो नींबू की झाड़ी होती है दोस्तों, और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग आपसे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है या थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो लंबाई इसकी मीडियम साइज़ की होगी, और इसका जो तना होगा वो कठोर होगा लेकिन मोटा नहीं होगा। दोस्तों मोटा और कठोर जो तना होता है वो वृक्ष का होता है। ठीक है, झाड़ियों का तना सिर्फ कठोर होता है, मोटा नहीं होता। और इसकी जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं, और इसको हम झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं? इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है? आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जी हाँ बिल्कुल, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। पढ़ते हैं आगे। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। दोस्तों कुछ पौधों का जो तना होता है इतना कमजोर होता है कि वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या करता है वो पौधे, क्या करते हैं, वो जमीन पर लेट जाते हैं, फैल जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। दोस्तों सर्पी, सर्पी मतलब सांप, सांप, और सांप क्या करता है? वो जमीन पर लेटता है, जमीन पर फैल जाता है। ठीक है, तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये क्या करते हैं? भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या करते हैं? आसपास के ढांचे को पकड़ा और ऊपर चढ़ गए, तो ये इन पौधों को हम कहते हैं आरोही लता। ठीक है, तो आपने शाख, झाड़ी और वृक्ष के अलावा दो तरह के पौधों को आपने और देख लिया है। क्या क्या? विसर्पी लता और आरोही लता। ठीक है, विसर्पी लता, इनके जो तने होते हैं कमजोर होते हैं इसलिए ये जमीन पर फैल जाते हैं। ठीक है, आरोही लता, इनके तने कमजोर तो होते हैं लेकिन ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं आरोही लता। ठीक है, ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ठीक है, ये इनसे अलग है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे।
अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, तने के बारे में जानते हैं। तना, क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री। हमें चाहिए एक गिलास, थोड़ा सा जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा एक ब्लेड। ठीक है, गिलास को 1/3 जल से भरें। दोस्तों एक गिलास में आपको 1/3 जल भरना है। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालनी है। शाक के तने को आधार से काटकर गिलास में रखना है। दोस्तों शाक का पौधा लेना है और उसको नीचे से काटकर उसके आधार से तने को आधार से काटना है और उसको गिलास में डाल देना है, जैसा कि चित्र 7.5 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। अब आपको देखना है इनके तने में क्या हुआ, इनकी शाखाओं में क्या हुआ। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि आप देखेंगे कि जो तने में जो जल था, जल तने की सहायता से ऊपर चढ़ गया। ठीक है, और ये लाल रंग, जो स्याही का लाल रंग था जल में, वो ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, पौधे के ऊपरी भाग में पहुंच गया है। यदि क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? दोस्तों ये जो लाल रंग है ये तने के द्वारा ऊपर तक पहुंचा। आप तने को मोटाई में काटकर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से अगर हम काटेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जल की ड्रॉपलेट्स हैं आपको तने में दिखेंगी। तने में जल ऊपर चढ़ता है, तने के खुले सिरे का विवर्तित दृश्य। जी हाँ दोस्तों, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। दोस्तों जल क्या करता है? तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जिस तरह से लाल स्याही ऊपर पहुंच गई थी, उसी प्रकार जल में जो विलीन होते हैं खनिज, जो जल में घुले हुए होते हैं खनिज पदार्थ, वो भी तने में जल के साथ ऊपर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। क्या करते हैं जल और खनिज? तने की पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। पहेली ने सफ़ेद फूलों वाली शाखों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफ़ेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने इसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक दो भागों में काटा। एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे को गिलास सी में रखा। उसने गिलास बी में लाल स्याही तथा गिलास सी में नीली स्याही की कुछ बूंदें डाली। दोस्तों पहेली ने क्या किया? दो शाख के पौधे लिए। ठीक है, दो शाख के पौधे लिए। एक पौधे को उसने डायरेक्ट एक गिलास में डाल दिया जिसमें उसने लाल स्याही की डाल रखी थी। ठीक है, दूसरे पौधे को उसने उस तने को बीच में से दो भाग में काट दिया। ठीक है, उसने एक भाग को गिलास बी में रखा और दूसरे भाग को गिलास सी में रखा। गिलास बी में उसने लाल रंग की स्याही डाली जल में और गिलास सी में उसने नीले रंग की स्याही जल में डाली। अब गिलास ए के फूल वाली शाखा पर तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाएं। दोस्तों क्या होगा, यहाँ जब आप देखेंगे तो तने के द्वारा ये लाल रंग की स्याही ऊपर पौधे में पहुंच जाएगी। ठीक है, पुष्प में पहुंच जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस तने के द्वारा लाल स्याही ऊपर पहुंचेगी और यहाँ इस तने के द्वारा नीली स्याही ऊपर पहुंचेगी। तो ऊपर जो पहुंचेगा दोनों का लाल और नीले रंग का मिश्रण आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा था तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं? इस प्रकार से ये देखेंगे, जब हमने इसको वृत्ताकार रूप में काटा था तो हमने देखा था कि लाल रंग की धब्बे इस तने में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या इससे पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या की जाती है? व्याख्या हो जाती है। आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाल और नीले दोनों रंग की ड्रॉपलेट्स आपको इसमें धब्बे दोनों दिखेंगे तने में। ठीक है, अब बात करते हैं पत्ती की। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? जी नहीं दोस्तों, पौधों की जो पत्तियां होती हैं अलग अलग आकृति की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं और उनके रंग भी अलग अलग हो सकते हैं। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? दोस्तों पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। दोस्तों पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पर तना होगा। ठीक है, और तने के द्वारा ये किससे जुड़ी हुई है? तने के द्वारा ये पर्णवृंत से जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है उसको हम पर्णवृंत कहते हैं। दोस्तों ये पर्णवृंत है, छोटा सा भाग आप देख रहे हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं और इस भाग को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ठीक है, क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? जी हाँ, सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। दोस्तों क्रियाकलाप 3 देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रियाकलाप है।
एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। आपको क्या करना है, एक पत्ती को सफ़ेद कागज़ के नीचे रखना है। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। आपको क्या करना है, जिस भाग के नीचे पत्ती है उसके ऊपर आपको पेंसिल चलानी है। आप क्या देखेंगे, क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या ये छाप पत्ती की तरह आपको एक डिज़ाइन मिल जाएगा जो पत्ती की तरह ही डिज़ाइन होगा। ठीक है, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं और जो डिज़ाइन मिलेगा आपको और जो शिराएँ जो लाइन दिखाई देंगी आपको पत्ती की तरह, उनको हम बोलते हैं शिरा। ठीक है, जो रेखित संरचनाएं मिलेंगी आपको उनको हम बोलते हैं शिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? आपको एक बीच में इस तरह से एक मोटी शिरा दिखाई देगी। ये जो मोटी शिरा है ये आपको मोटी शिरा दिखाई देगी। ठीक है, इसे हम मध्य शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य शिरा। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो मोटी वाली ये तो संरचना देख रहे हैं आप, इसको हम मध्य शिरा कहते हैं और मध्य शिरा के जो शिराएं डिजाइन बनाती हैं पत्ती पर उसको हम बोलते हैं शिरा विन्यास। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है। दोस्तों ये जो शिरा विन्यास है ये मध्य सिरा के दोनों तरफ जाल जैसा है, इस तरह से दोनों तरफ जाल जैसा है तो हम इसको बोलते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। इस डिजाइन को हम बोलते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। ठीक है, और आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिराविन्यास को समांतर शिराविन्यास कहते हैं। दोस्तों ये शिराएं अगर पत्तियों में समांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो इस तरह के शिराविन्यास को हम बोलते हैं समांतर शिराविन्यास। दोस्तों पत्तियों में जो डिजाइन होता है जिसको हम शिराविन्यास कहते हैं वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक तरह का तो ये कि मध्य शिरा के दोनों तरफ अगर जाल जैसा डिजाइन है तो हम इसको बोलते हैं जालिका रूपी शिराविन्यास। ठीक है, और दूसरी तरह का अगर शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं तो हम इसको बोलते हैं समांतर शिराविन्यास। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिराविन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। दोस्तों पत्तियों का कार्य के विषय में हम जानेंगे। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। आवश्यक सामग्री एक शाक का पौधा चाहिए, पॉलिथीन के 2 पारदर्शी थैले चाहिए और थोड़ा सा धागा चाहिए हमें। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हुई हो। ठीक है, इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। आपको क्या करना है, 2 पॉलीथीन की थैली लेनी है। एक पॉलीथीन में आपको पत्तियों के अंदर पत्तियों को ढक के और उसको धागे से बांध देना है इस तरह से। ठीक है, दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। अब दूसरी पॉलीथीन को ऐसे ही खाली धागा बांध करके उसको धूप में रख देना है। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। पॉलीथीन के अंदर वाले पार्ट को हमें ध्यान से देखना है। हम क्या देखेंगे, आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? जी हाँ बिल्कुल, जल की बूंदें हमें दिखाई देंगी। किस पॉलीथीन में दिखाई देंगी? जिसके अंदर हमने पत्तियों को बंद किया हुआ है। ठीक है, खाली थैली में हमें जल की बूंदें नहीं दिखाई देंगी। अब ये जल की बूंदें आई कहाँ से? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलना। दोस्तों जल की ये बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं। दोस्तों क्या करते हैं ये पत्तियां जो है वो जल वाष्प छोड़ती हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इन पत्तियों को जो तने के द्वारा जल प्राप्त होता है उस जल का कुछ भाग ये वाष्पन की प्रक्रिया में यूज कर लेती हैं। ठीक है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में उसको यूज कर लेती हैं। ठीक है, हम पत्तियों के ऊपर, आप इसके विषय में अध्याय 14 में भी पढ़ेंगे। हम पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते? दोस्तों अगर हम पत्तियों के ऊपर पॉलीथीन की थैली को नहीं बांधते तो हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को नहीं देख पाते दोस्तों। ठीक है, अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। दोस्तों चैप्टर 5 में हमने कुछ क्रियाकलाप किए थे। ठीक है, उनमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता था। ठीक है, क्या होता था, जब हम जल को गर्म करते थे तो जल जो है वाष्प में बदल जाता था और उस प्रक्रिया को हम कहते थे वाष्पन। ठीक है,
अब उस वाष्प को अब हम ठंडे सतह के संपर्क में लाते थे, तो जो वाष्प है वो जल में कन्वर्ट हो जाती थी, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती थी, और इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते थे। ठीक है, दो दो प्रक्रियाएं हमने उस टाइम पढ़ी थी। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। दोस्तों यहाँ पर वाष्प से जो कन्वर्ट हुआ था, वाष्प कन्वर्ट हुई थी जल की बूंदों के रूप में, तो यहाँ पर दोस्तों संघनन की प्रक्रिया हुई थी दोस्तों। ठीक है, पत्तियों का और भी कार्य है दोस्तों, पत्तियों के और भी कार्य, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। आवश्यक सामग्री हमें चाहिए पत्ती, स्प्रेट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रेट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। दोस्तों हमें क्या करना है, एक परखनली में परखनली में पत्ती डालनी है और उसमें स्प्रेट डालना है, इतना स्प्रेट डालना है कि जिससे कि वो पत्ती पूरी तरह डूब जाए। ठीक है, अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। अब इस परखनली को हमें जल से भरे आधे बीकर में रखना है। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब हमें इस बीकर को तब तक गर्म करना है जब तक इस पत्ती का हरा रंग निकल नहीं जाए। ठीक है, अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। अब हमें क्या करना है, इस परखनली से पत्ती को बाहर निकालना है और उसे पानी से अच्छी तरह से धोना है। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली। अब इस पत्ती को एक प्लेट में रख करके उसके ऊपर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालनी है। ठीक है, आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के लिए समय किए गए परीक्षण में कीजिए। दोस्तों हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हमने चैप्टर 2 में काफ़ी तरह के परीक्षण किए थे। हमने मंड का परीक्षण किया था, हमने प्रोटीन का परीक्षण किया था, हमने वसा का भी परीक्षण किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मंड का परीक्षण करना है। हमें इस पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालनी है। दोस्तों हमें देखना है कि अगर इसका कलर नीला या काला हो जाता है तो दोस्तों इसमें मंड उपस्थित है। ठीक है, क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? जी हाँ दोस्तों, अगर इस पत्ती का रंग नीला या काला हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि इस पत्ती में मंड है। हमने अध्याय 2 में भी देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। जी हाँ, आलू में ये मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है। दोस्तों कहाँ से आता है? दोस्तों पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान मंड का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है, वहाँ से ये मंड तने के द्वारा पौधे के अन्य भागों तक पहुँच जाता है। तो आलू में भी ये मंड पत्तियों के द्वारा ही आया, पत्तियों से ही आया है, तने के द्वारा आया। ठीक है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। दोस्तों हरा रंग का एक पदार्थ मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। दोस्तों इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। दोस्तों अब पत्तियों ने जो भोजन बनाया है वो भोजन पौधे के विभिन्न भागों में तने के द्वारा पहुंच जाता है। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है तथा ये पौधे के किसी और भाग से यहाँ नहीं पहुंचा है? दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड बनाया है? ठीक है, पत्ती ने ही भोजन बनाया है, ये कहीं और से भी तो आ सकता है। ठीक है, तो इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। पौधे युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। ठीक है, इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। अब हमें क्या करना है, पौधे की पत्ती को दोनों तरफ से काले कागज से ढक देना है। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। अब हमें क्या करना है, जो पत्ती हमने काले कागज से ढकी थी उस काले कागज को हटा करके और उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालनी है। दोस्तों अब अगर ये पत्ती नीली या काली हो जाती है तो हम कहेंगे कि इसमें मंड उपस्थित है। तो दोस्तों जब ये काले कागज से ढकी हुई थी तो इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। दोस्तों मतलब इस पत्ती में भोजन नहीं बना। ठीक है, तो जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हुआ तो भोजन का निर्माण नहीं हुआ, इसका मतलब ये पत्ती नीली या काली नहीं होगी, इसका मतलब इसमें मंड नहीं होगा। तो आप क्या देखते हैं, क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं? ठीक है, तो इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती हैं। ठीक है,
अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, ठीक है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी होता है, ठीक है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है और उस जल का उपयोग करके पत्ती जो है अपना भोजन बना लेती है, ठीक है। और कुछ जल का उपयोग वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा भी करती है, ठीक है। लेकिन तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, ये कार्य जड़ें करती हैं। दोस्तों तने को जो जल प्राप्त होता है वो जड़ के द्वारा होता है। और जड़ कहाँ से लेती है, जड़ मिट्टी में उपस्थित जल और पोषक पदार्थों को अवशोषित करती है। दोस्तों अभी पढ़ेंगे हम जल के बारे में, ठीक है। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों। दोस्तों यहाँ पर जो बूझो जल दे रहा है वो पत्तियों को दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पहली डायरेक्ट मिट्टी में जल दे रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो पहली है वो सही प्रकार से पौधों को जल दे रही है, क्योंकि हमें जड़ों तक पानी पहुंचाना है, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, दोस्तों पौधे की जो जड़ होती है वो मिट्टी के अंदर होती है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6 देखते हैं। आवश्यक सामग्री हमें चाहिए 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड या कैंची और थोड़ा सा जल। यह क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रखें कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। दोस्तों जड़ को हमें कोई नुकसान नहीं करना है, क्योंकि जड़ों का ही हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, चित्र 7.14 ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए, अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, चित्र 7.14 बी के अकॉर्डिंग। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। दोस्तों हमें क्या करना है, एक पौधे को जड़ सहित गमले में लगाना है, ठीक है। और दूसरे पौधे की जड़ को काट करके दूसरे गमले में लगाना है। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं, जी नहीं, दोनों पौधे स्वस्थ नहीं होंगे। जिस पौधे की जड़ थी वो पौधा स्वस्थ होगा और जिस पौधे में जड़ नहीं थी वो पौधा मुरझा जाएगा। क्यों, दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। दोस्तों जड़ का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि जड़ मिट्टी में उपस्थित जल और पोषक पदार्थों को अवशोषित करती है और उस अवशोषित जल और पोषक पदार्थों को तने को दे देती है। और तना क्या करता है, तना उस जल और अवशोषित पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा देता है। दोस्तों यहाँ पर जड़ थी तो पौधा जो है वो स्वस्थ रहा, क्योंकि जड़ ने जल और पोषक पदार्थों को अवशोषित करके तने को दे दिया और तने ने उसे पूरे भागों तक पहुंचा दिया, सारे भागों तक पहुंचा दिया पौधे के। लेकिन यहाँ पर जड़ नहीं थी तो ये पौधा जो है वो मुर्दा जाए, क्योंकि उसको जल नहीं मिल पाया, ठीक है। तो जड़ का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है, ठीक है। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7, आवश्यक सामग्री हमें चाहिए मक्का और चने के कुछ बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। अब दोस्तों दोनों कटोरी में थोड़ी भीगी रुई को भिगो करके उसमें रख देना है। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। दोस्तों अब हमें दोनों कटोरियों में रुई को हमेशा भिगो कर रखना है। जब तक भिगो कर रखना है जब तक कि बीज जो है वो अंकुरित ना हो जाए, बीजों में अंकुरण ना आ जाए, बीजों में जड़ ना बन जाए, ठीक है। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अब हम क्या करेंगे, जड़ को रुई से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्या हम इजीली इस जड़ को रुई से बाहर निकाल पाते हैं, जी नहीं। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंचाता है, नहीं। क्यों, क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है, क्योंकि जड़ें जो होती हैं पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, दोस्तों जकड़े रखती हैं, ठीक है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्तर कहा जाता है। इसी तरह से ये जो रुई है ये मिट्टी का कार्य कर रही है यहाँ पर, और ये जड़ है, जड़ को रुई में धंसाए रख रही है, ठीक है। इसी तरह से हम जिस तरह से हम इस जड़ को रुई से नहीं निकाल सकते, उसी तरह से हम पौधे की जड़ को मिट्टी से नहीं निकाल पाते इजीली। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है, आइए इसका पता लगाएं। जिस तरह से तने और पत्तियां अलग अलग तरह की होती हैं उसी तरह जड़ भी 2 प्रकार की होती हैं। दोस्तों क्रियाकलाप 8 देखते हैं। चित्र 7.16 ए एवं चित्र 7.16 बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती है। दोस्तों ये जो चने की जड़ है ये इस तरह से दिख रही है, ठीक है।
मक्का के पौधे की जड़ कैसी है दोस्तों? मक्का के पौधे की जड़ इस तरह से है, ठीक है। जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलानकर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मक्का का दाना है, तो ये मक्का की जड़ है, ठीक है। ये चना है, ये चने की जड़ है। तो यहाँ पर हमें 7.16 ए में मक्का लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर बी में चना लिखना है। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती है। जी हाँ, जड़ें दो प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9 देखते हैं। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.17 ए की तरह हैं अथवा चित्र 7.17 बी की तरह है? दोस्तों जब हम खरपतवार के पौधों को, उनकी जड़ों को देखेंगे तो हमें कुछ जड़ें इस तरह से इस तरह की दिखेंगी, ठीक है, और कुछ जड़ें इस तरह की दिखेंगी। इसके अलावा कोई जड़ हमें नहीं दिखेगी। तो जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह है दोस्तों, इसकी तरह है, उनकी मुख्य जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं। इसकी मुख्य जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं, और इसके साइड में जो निकली हुई है दोनों तरफ को, उनको हम पार्श्व जड़ कहते हैं, ठीक है। और जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान है, इसकी तरह है, ठीक है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो दोस्तों जिन पौधों की जड़ें इस तरह की होंगी, उनकी जो मुख्य जड़ है उनको हम कहेंगे मूसला जड़, और इनकी जो साइड में जड़ें निकली होंगी उनको हम कहेंगे पार्श्व जड़, ठीक है। और जिन पौधों की जड़ें इस तरह की होगी, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होगी, सभी जड़ें समान होंगी, तो ऐसी जड़ों को हम कहते हैं झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़, ठीक है। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। आपने जो भी खरपतवार पौधे मिट्टी से उखाड़े हैं, उनकी जड़ों के आधार पर उनकी दो समूहों में बांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का है? दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पौधों की पत्तियों में जो डिज़ाइन होता है जिसको हम शिराविन्यास कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जालिका रूपी शिराविन्यास और दूसरा होता है समांतर शिराविन्यास। और अभी हमने देखा कि जड़ें भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है झगड़ा जड़। दोस्तों पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास में और उनकी जड़ों में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि जिन पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जालिका रूपी शिराविन्यास होगा, उनकी जो जड़ होगी वो मूसला जड़ होगी, ठीक है। और जिन पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास होगा, उनकी पौधों की जड़ें झकड़ा जड़ होगी, ठीक है। दोस्तों ये बात आगे समझ में आपके। जिन पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जालिका रूपी होगा, उनकी जो जड़ होगी वो मूसला जड़ होगी, और जिन पत्तियों का शिराविन्यास होगा समांतर शिराविन्यास, उनकी जो जड़ होगी वो होगी झकड़ा जड़। दोस्तों ये पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास में और जड़ों में एक संबंध होता है। आगे पढ़ते हैं। बूझों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पौधे की पत्तियों को देखकर ही इसका उत्तर दे सकता है। जैसा ही मैंने आपको बताया दोस्तों कि पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास देख करके हम बता सकते हैं कि उस पौधे की जड़ कैसी होगी, ठीक है, मूसला जड़ होगी या झकड़ा जड़ होगी। उस पौधे की पत्ती का शिराविन्यास देख करके हम ये बता सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? जी हाँ, हमने अभी डिस्कस किया कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास और उसकी जड़ में एक संबंध होता है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? दोस्तों ये सारणी 7.2 दी हुई है हमें। इसमें हमें पौधे का नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर उसका शिराविन्यास लिखना है कि उसका शिराविन्यास किस प्रकार का है, और यहाँ पर जड़ के प्रकार लिखने हैं। तो दोस्तों जिस पौधे की पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूपी शिराविन्यास होगा, उसकी जड़ जो होगी वो होगी मूसला जड़, ठीक है। और जिस पौधे की पत्तियों का शिराविन्यास समांतर रूपी शिराविन्यास होगा, उसकी जो जड़ होगी वो झकड़ा जड़ होगी, जिसको हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। जी हाँ बिल्कुल, जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से जल और अन्य खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। तथा
तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जी हाँ, तना क्या करता है, जो जड़ से जल और खनिज पदार्थ प्राप्त हुए हैं उनको पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा देता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, भोजन बनाती हैं। ये भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। अब ये क्या करता है, भोजन, ये तना जो है भोजन को लेकर के पौधे के अन्य भागों में इकट्ठा कर देता है, ठीक है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टैपियोका आदि को हम खाते हैं। दोस्तों क्या किया, तने ने पत्तियों से भोजन लेकर के जड़ों को दे दिया, ठीक है, और कुछ तने को दे दिया, ठीक है। तो इन जड़ों को, तनों को ही हम भोजन के रूप में खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है, ठीक है। तो हम जड़ को भी खाते हैं, कभी हम तने को भी खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम अपना भोजन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम अब तक समझ गए हैं कि तना क्या काम करता है, दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। कैसे करता है दो तरफा? एक तरफ तो वो जड़ से प्राप्त जल और पोषक पदार्थों को ऊपर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, तने तक पहुंचाता है, शाखाओं तक पहुंचाता है, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या करता है, वो पत्तियों द्वारा बनाए गए खाने को, पत्तियों द्वारा बनाए गए मंड को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, जड़ तक पहुंचाता है, ठीक है, शाखाओं तक पहुंचाता है, तने तक पहुंचाता है, तना तो है ही वो, ठीक है। तो चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर कौन कौन से पदार्थ जाते हैं? जड़ से प्राप्त जल और क्या, खनिज पदार्थ ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और और कौन से नीचे की ओर आते हैं? नीचे की ओर कौन से आते हैं? जो पत्तियों द्वारा बनाया गया मंड है वो नीचे आता है तने के द्वारा, ठीक है। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भलीभांति पहचान सकते हैं? पौधों को भलीभांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। दोस्तों ये आपको 3 चित्र दिए गए हैं और तीनों ही गुलाब के चित्र हैं, ठीक है। यहाँ पर गुलाब का जो पौधा है वो पत्ती विहीन शाखा दी हुई है आपको, यहाँ पर पत्तियां नहीं है, ठीक है। दूसरे चित्र में आपको पत्तियों सहित शाखा दी हुई है, ठीक है। और तीसरे चित्र में पत्ती एवं पुष्प दोनों सहित शाखा दी हुई है। यहाँ पर पत्तियां भी हैं और पुष्प भी हैं। तो किस चित्र में आप सही ढंग से पहचान सकते हैं कि ये गुलाब का पौधा है, ठीक है। तो आप सी चित्र के द्वारा अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये गुलाब का पौधा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। दोस्तों ये कोई पुष्प नहीं है, ये पुष्पों का पूरा गुच्छा होता है, ठीक है। क्रियाकलाप 10 देखते हैं। आवश्यक सामग्री हमें चाहिए एक पुष्पकलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, ठीक है, इनमें से किसी के भी 2 पुष्प आपको लेने हैं। एक ब्लेड चाहिए आपको, स्लाइड अथवा एक कागज चाहिए, ठीक है, एक आवर्धक लेंस चाहिए और थोड़ा सा जल चाहिए। चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। दोस्तों ये पुष्पकलिका है, ठीक है, और ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्पकलिका और ये पुष्प। अब पुष्पकलिका में ये जो बाहर का आप हरा कलर का जो देख रहे हैं ये बाह्य दल होता है। दोस्तों क्या होता है, ये बाह्य दल, और इसके अंदर जो होती हैं पंखुड़ियाँ छिपी हुई होती हैं, ठीक है। जब ये खिल जाता है तो पंखुड़ियाँ इस तरह से हो जाती हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? दोस्तों खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। दोस्तों खिला हुआ पुष्प का जो प्रमुख भाग होता है वो होता है पुष्प की पंखुड़ियां, ठीक है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। जी हाँ, अलग अलग रंगों, अलग अलग फूलों में जो पंखुड़ियां होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? देख रहे हैं ये कलिका है, ठीक है। इस कलिका में ये पंखुड़ियां कहाँ थी? तो ये बाह्य दल के अंदर बंद थी। कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? अब कली का इंपॉर्टेंट भाग कौन सा होता है? तो कली का जो भाग होता है, प्रमुख भाग, वो होता है बाह्यदल, ठीक है। इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भलीभांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
इसमें कितने बाह्य दल हैं दोस्तों, ये डिपेंड करता है फूल पर कि वो कौन सा फूल है, उसमें कितने बाह्य दल हैं। क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र, तो ये दोस्तों आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और किसी किसी फूल में स्वतंत्र भी हो सकते हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती हैं दोस्तों, ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फूल है। ठीक है, आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये भी डिपेंड करता है, किसी फूल में ज़्यादा पंखुड़ियाँ होती हैं, किसी में कम होती हैं। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं, ये भी डिपेंड करता है दोस्तों। क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं या संयुक्त हैं दोस्तों, जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियां संयुक्त होती हैं। ठीक है, अंदर छुपी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें टेबल दी हुई है, पुष्प का नाम है, पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या है, बाह्यदल की संख्या लिखनी है, उसका रंग लिखना है, पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र ये लिखना है आपको, पुंखे से स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं कैसे हैं लिखना है, इस तरीके से उपस्थित है या नहीं है तो ये आपको लिखना है। ठीक है, अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ लें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो दोस्तों। जब पंखुड़ियाँ स्वतंत्र होंगी, जब वे पुष्प खुला खिला हुआ होगा, तभी तो हम उसके आंतरिक भाग को अच्छी तरह से देख सकेंगे ना। तो दोस्तों जब पंखुड़ी स्वतंत्र होंगी तब हम उसके आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, इसके आंतरिक भाग को, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं इसको लंबाई में काट करके देखना है, तब हम देख सकेंगे इसके आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, बाह्य दल और पंखुड़ियों को हटा देंगे। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए दोस्तों ये पुंकेसर होता है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं पुंकेसर होते हैं। अब पुंकेसर में भी 2 टाइप होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, बीच वाला, इसको हम बोलते हैं स्त्रीकेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परागकोश, और नीचे वाली जो डंडी होती है इसको हम बोलते हैं तंतु। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ऊपर के, ये परागकोश होते हैं और ये नीचे के भाग जो होते हैं वो तंतु होते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश और दूसरा होता है तंतु। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। आगे पढ़ते हैं। पुष्प के एक केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। दोस्तों ये स्त्री केसर का एक चित्र है और इस पुष्प में हम देखें तो ये है स्त्री केसर। ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो बीच में होता है इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। यदि हम इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। अगर हम इसको नहीं देख पा रहे तो हम ऊपर वाला पार्ट जो पुंकेसर का वाला पार्ट है उसको हटा देंगे। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। इस तरह से स्त्री केसर के इन भागों को हमें पहचानना है। दोस्तों ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला, इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। उससे नीचे वाले पार्ट को वर्तिका, और ये जो देख रहे हैं आप बीच में जो मोटा सा भाग है इसको हम अंडा से बोलते हैं। ठीक है, अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11 देखते हैं। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। दोस्तों ये स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। ये जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। इस तरह से दोस्तों हमें काटना है, या तो आप लंबाई के अनुदिश काट सकते हैं या फिर इसकी चौड़ाई के अनुदिश, मोटाई के अनुदिश आप बीच में से काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट और अनुप्रस्थ काट। दोस्तों ये लंबाई में आपने काटा था और ये अनुप्रस्थ काट थी इसकी। अलग अलग पुष्पों से 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। दोस्तों अंडाशय के अंदर भी ये जो छोटी छोटी संरचनाएं आप देखते हैं इनको हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं ये
बीजांड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन जाए कि बीजांड किस में पाया जाता है, तो बीजांड दोस्तों स्त्री केसर में पाया जाता है, और स्त्री केसर में भी कहाँ पाया जाता है, अंडाशय के अंदर। ठीक है, अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? जी नहीं, इनमें से कुछ पार्ट किसी पुष्प में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या पुष्प क्या कुछ पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? जी हाँ, कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें इनमें से कोई एक पार्ट या दो पार्ट नहीं पाए जाते हैं। क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हो? जी हाँ, हो सकता है कुछ। ठीक है, क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या समान होती है? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल, सभी पुष्पों की जो बनावट है, जो संरचना है, वो एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कुछ सारांश देख लेते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। ठीक है, सामान्यतः पत्ती में क्या क्या होते हैं, पर्णवृंत और फलक होते हैं। ठीक है, पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। जो डिजाइन होता है पत्तियों में उसको हम शिराविन्यास कहते हैं। और शिराविन्यास जाली का रूप भी हो सकता है और समांतर भी हो सकता है। ठीक है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। क्या करती हैं? पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। ठीक है, हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ठीक है, जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़, जिसको जकड़ा जड़ कहते हैं। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जिस पौधों की पत्ती का जो शिराविन्यास है जालिका रूपी होता है तो उनकी जो जड़ें होती हैं मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, उनकी जड़ें झकड़ा जड़ होती हैं। ठीक है, तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। तना क्या करता है? जड़ों से पत्तियों को जल पहुंचाता है। ठीक है, और पत्तियों से बना हुआ भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। दोस्तों एक्सरसाइज कर लेते हैं। निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तना करता है मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित, या जड़ करती है? दोस्तों जड़ करती है। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती है। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं या तना? दोस्तों तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। दोस्तों जड़ें नहीं पहुंचाती हैं, तना जल को पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदैव समान होती है। क्या पुष्प में बाह्यदल और पंखुड़ियां समान होंगी? नहीं दोस्तों, सदैव संख्या समान नहीं होती है। यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी, ऐसा डिपेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। दोस्तों ये भी डिपेंड करता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7। दोस्तों आगे भी इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।